नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टाइम में जाएंगे जब यूरोप में एक नई फीलिंग आई, राष्ट्रवाद। 18वीं सदी के एंड और 19वीं सदी में यूरोप के लोगों में अपनी भाषा, कल्चर और हिस्ट्री के लिए एक नया प्यार जागा। ये प्यार था अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। लोग खुद को एक देश का पार्ट समझने लगे, ना कि राजा या रानी के बस प्रजा। यही फीलिंग थी राष्ट्रवाद की, जिसने ना सिर्फ यूरोप का मैप बदला बल्कि पूरी दुनिया के हिस्ट्री की डायरेक्शन ही बदल दी। राष्ट्रवाद एक ऐसा वेव था जिसने पुरानी चीजों को तोड़ दिया और नए देशों, नई पहचान को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति 1779 में शुरू हुई। ये रेवोल्यूशन यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई। फ्रांसीसी क्रांति के नारे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पूरे यूरोप में गूंज उठे। लोगों ने देखा कि कैसे पब्लिक ने अपने राजा के खिलाफ फाइट करके एक नया सिस्टम बनाया। फ्रांसीसी क्रांति ने यह मैसेज दिया कि पब्लिक ही असली पावर है और उन्हें अपना फ्यूचर डिसाइड करने का राइट है। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांसीसी क्रांति का एक हीरो, एक ऐसा आदमी था जिसने राष्ट्रवाद की फीलिंग को और स्ट्रांग बनाया। नेपोलियन ने फ्रांस की बॉर्डर्स बढ़ाई और यूरोप के कई पार्ट्स में फ्रांसीसी क्रांति के आइडियल्स फैलाए। हालांकि नेपोलियन एक डिक्टेटर था, लेकिन उसने अपने रूल में कई अच्छे काम भी किए। नेपोलियन ने लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया, इक्वालिटी के रूल्स लागू किए और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। जर्मनी, जो 19वीं सदी के बीच तक छोटे छोटे स्टेट्स में बंटा था, वहां भी राष्ट्रवाद फैल गया। ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशा के क्लेवर चांसलर, ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज करके जर्मनी को एक करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी और वॉर दोनों यूज करके जर्मनी के छोटे छोटे स्टेट्स को एक पावरफुल नेशन बना दिया। 1873 में जर्मनी का एक होना यूरोप के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, जिसने यूरोप के पावर बैलेंस को बदल दिया। सेक्शन 5, इटली का एक होना, एक देश, कई स्टेट्स। इटली, जो जर्मनी की तरह छोटे छोटे स्टेट्स में बंटा था, वहां भी राष्ट्रवाद का वेव आया। यूसेफ गैरिबाल्डी, एक ब्रेव रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट लीडर, ने इटली को एक करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। गैरिबाल्डी ने अपनी रेड शर्ट्स वाली आर्मी के साथ इटली के अलग अलग स्टेट्स को एक करने के लिए संघर्ष किया। 1868 में इटली का एक होना यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। सेक्शन 6, राष्ट्रवाद के रंग। उदारवाद और रोमांटिकता। राष्ट्रवाद सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, बल्कि ये अलग अलग विचारों का भी रिजल्ट था। उदारवाद ने लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी का सपना दिखाया। रोमांटिकता ने लोगों के दिलों में अपनी भाषा, कल्चर और हिस्ट्री के लिए प्यार जगाया। इन आइडियाज ने लोगों को एक होने, अपने राइट्स के लिए फाइट करने और एक स्ट्रांग देश बनाने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 7, राष्ट्रवाद के दो पहलू, प्रोग्रेस और कॉन्फ्लिक्ट। राष्ट्रवाद एक ऐसी पावर थी जिसके दो साइड्स थे। एक तरफ राष्ट्रवाद ने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के रास्ते खोले। राष्ट्रवाद ने लोगों को पढ़ने लिखने, इंडस्ट्रीज लगाने और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद ने कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को भी जन्म दिया। राष्ट्रवाद की फीलिंग ने कई बार देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया और वॉर शुरू करवा दी। सेक्शन 8, आज के यूरोप पर राष्ट्रवाद का असर। आज भी राष्ट्रवाद यूरोप की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अफेक्ट करता है। यूरोपियन यूनियन बनने के बाद राष्ट्रवाद ने एक नया रूप ले लिया है। कुछ लोग यूरोपियन यूनिटी चाहते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी और फ्रीडम को लेकर वरीड हैं। राष्ट्रवाद एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन। एकता, संघर्ष और फ्यूचर। राष्ट्रवाद ने यूरोप के हिस्ट्री को शेप दिया है और ये आज भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। राष्ट्रवाद लोगों को एक कर सकता है, उन्हें इंस्पायर कर सकता है, लेकिन यह उन्हें अलग भी कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी बन सकता है। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम राष्ट्रवाद की फीलिंग का यूज पॉजिटिव तरीके से करें, एकता, प्रोग्रेस और पीस को बढ़ावा देने के लिए। धन्यवाद।